वक्त के साथ साथ इंडिया के डिवाइड होने और पाकिस्तान बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ती गई। इससे मुसलमानों को जहां नई ज़िंदगी की उम्मीद थी, वहां एक डर और परेशानी भी, जो कि मुसलमानों के अलावा बाकी हिंदुस्तानियों को भी थी। जो गर्मा गर्मी सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में चल रही थी, अब वो आम हिंदुस्तानियों तक पहुंचना शुरू हो गई थी, जिसको इंडिया के सूबे पंजाब में सबसे ज़्यादा उरूज पे देखा जा सकता था। पंजाब में ज़्यादातर मुसलमान रहते थे, मगर हिंदू और सिख भी पंजाब को अपना मानते थे। पंजाब के कैपिटल शहर लाहौर में हालात बिगड़ना शुरू हो गए थे। स्टूडेंट सोम आनंद सूरत हाल को मजीद बिगड़ते हुए देख रहे थे। A class fellow of mine raised the Congress flag on the school building. The Muslims were very furious. Why? They also raised their Muslim League flag on the school building. So the tension increased. The distrust was already there under the surface. It was there for centuries, but now it came above the surface. हालात ज़्यादा से ज़्यादा काबू में रखने के लिए उन जगहों पे आर्मी रेजिमेंट्स को भेजा गया जहां खून खराबा होने के सबसे ज़्यादा इम्कानात थे। जॉन मॉर्स और उनकी रेजिमेंट को लाहौर में भेजा गया। We arrived in Lahore around about the 23rd of April. We already knew that there were rumblings going on from intelligence that had been passed to us, and we were briefed on that. And our first job was to get to know the city and how to get around it. We had orders that we were to stay armed, and you'd have to go to a dance or have dinner out somewhere with a 845 revolver strapped on, because there was already talk about people having reprisals. पंजाब के इंटीरियर इलाकों में आर्मी ना होने के बराबर थी। वहाँ रहने वाले सिखों ने मुसल्लह जमातें बनाना शुरू कर दी ताकि पंजाब में मुसलमानों को ख़त्म करके पंजाब पे अपना कब्जा जमा सके। इन जमातों में जथेदार सिंह भी शामिल थे। फौजी साडे अपना फौजी साडा भरा ही लगता है लोग और बड़ा को दादा लोग ना दो फौजी आ गए चलाउनी आप ही चलाउन बड़ी जानता ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੀਵਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਉਹ ਐ ਰੋਗ ਹੋ ਗਏ ਚੋਰੀ ਟੁਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕੰਦਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। कांग्रेस ने कायद-ए-आज़म को यूनाइटेड इंडिया का पहला वज़ीर आज़म बनाने की ऑफ़र की। ये कांग्रेस की आखिरी नाकाम कोशिश थी कायद-ए-आज़म को रोकने के लिए। पूरे इंडिया में खून खराबा बढ़ने के इम्कान बढ़ गए और इंडियन लीडर्स का जल्द से जल्द फैसला करना इंतहाई ज़रूरी हो गया। बिल आखिर जवाहरलाल नेहरू को अपने एक यूनाइटेड इंडिया के ख्वाब को भूलना पड़ा और मुसलमानों की मेहनत और जद्दोजहद के सामने हार मान कर उन्होंने पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया। 3 जून 1947 की रात को माउंट बैटन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर ऐलान किया कि इंडिया को डिवाइड करके पाकिस्तान बनाया जाएगा। I couldn't believe it. I couldn't believe it. It was like a dream come true, you know. पार्टीशन के डील के मुताबिक वो इलाके पाकिस्तान को दिए जाएंगे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा है।
मगर यहाँ जवाहरलाल नेहरू की माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन के साथ दोस्ती अपना रंग दिखाने लगी। इसके बावजूद कि बंगाल और पंजाब में मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू ने दोनों सूबों को बीच से अलग करने का फैसला किया और दोनों को इंडिया और पाकिस्तान में आधा आधा बांट दिया गया। कश्मीर में पूरी तरह मुसलमानों की मेजॉरिटी होने के बावजूद कश्मीर का फैसला हिंदू राजा और महाराजाओं के हाथ में दे दिया गया, जहां कायद-ए-आज़म और बाकी मुसलमानों को इस बात पे कोई शक नहीं था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। इसके फौरन बाद माउंटबेटन ने एक और कहर बरसा देने वाला ऐलान किया कि अंग्रेज अब जून 1948 की जगह अगस्त 1947 में अपनी फौज समेत इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ देंगे। जब माउंटबेटन से इस जल्दबाजी की वजह पूछी गई तो उन्होंने इसके जवाब में ये जाहिर किया कि वो नहीं चाहते कि अमनो अमान और कानूनी निज़ाम की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों की हो, मगर असल में हकीकत कुछ और थी। माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर ये सारे अजीब फैसले किए ताकि वो पाकिस्तान को नाकामी की तरफ ढकेल सकें। उन्होंने सोचा कि इतने कम वक्त में पाकिस्तान के पास ना फौज होगी और ना कोई दूसरे वसाइल जो एक मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर होने वाली कत्लो गारत से आधे से ज़्यादा मुसलमान डर कर पाकिस्तान नहीं जाएंगे और कांग्रेस को पाकिस्तान तोड़कर वापस इंडिया में जोड़ने का बहाना मिल जाएगा। पार्टीशन में अब सिर्फ 3 महीने रह गए थे और इस मामले का सबसे पेचीदा फैसला अभी होना बाकी था। अभी तक किसी को ये नहीं मालूम था कि आखिर कहाँ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया जाएगा। बाउंड्री लाइन बनाना इस वक्त बहुत ज़रूरी था। इस काम को अंजाम देने के लिए ब्रिटिश बैरिस्टर सिरिल रैडक्लिफ को अपॉइंट किया गया। जुलाई 8, 1947 रैडक्लिफ इंडिया पहुंचे और बॉर्डर लाइन बनाने का काम शुरू कर दिया। रैडक्लिफ को पंजाब और बंगाल की एक एक डिस्ट्रिक्ट की हिंदू, मुसलमान और सिख आबादी का ख्याल रखते हुए लाइन बनाना थी। लाहौर की सड़कों पर परेशानी का आलम लोगों के चेहरों पर आम था, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि लाहौर इंडिया का हिस्सा बनेगा या पाकिस्तान का। या मौला जी दोवां कन्ना ही फिर लाहौर सानू पाकिस्तान च लिया, असीं इत्थे ही रहीए, असीं घरों बाहर ना निकलीए। सारियां कबरां भी इत्थे निकल गईयां, असीं ते मरांगे इत्थे। घरों बाहर ही निकले, ना किते गए ने ना किते आए ने। अंग्रेज़ों ने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज को बाहर निकालने का बेहतरीन मौका उस वक्त को करार दिया जब आम लोगों की परेशानी उरूज पे थी और हालात मज़ीद बिगड़ना शुरू हो रहे थे। पार्टीशन में 1 महीना बाकी रह गया था और अब परेशानी और घबराहट ने खून खराबे की शक्ल इख्तियार कर ली थी। हालात बिगड़ते जा रहे थे और अंग्रेज़ों की मौजूदगी कम से कम होती जा रही थी। रैडक्लिफ मेजॉरिटीज़ के लिहाज से पंजाब के बीच से बॉर्डर लाइन बनाने में मसरूफ़ थे। वहाँ पंजाब में सिख और हिंदुओं ने ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में मुसलमानों को सफाया करना शुरू कर दिया। पता लगता वो केवल 4 बजे सामने दे फ्रांस सामने 4 बजे लड़कारे मार के तोड़ दिया। हाँ दिखड़ा गया ना, मैं रोटी का खा, छाल मार के आ जा, छाल मार के आ जा। मैं रोको खिला जाए मार जाओ ना फिर ऐ लोग कर बढ़िया मेरे बात नहीं बैठ लो मानो ऐसा ही लेकिन मार देना आप मजा में बड़ी लीजिए बड़ी पबली पबली बड़ी और लागे ना बनी तो काम का चौका कीता आ गए वो जीवन है साढ़े ने मारे ऐ बड़े पहुंचे दे पूरे लड़ारे मारते जो बढ़ देते हैं लड़कारे मारते तगड़ा जा लड़कारे मारते ये मैंने गला बोला ना मैं कामयाब बहुत कामयाब हूँ ज्यादा मन्ने तो नहीं मैं और एक तरह मैंने कोई बंदा कला लोग ने गला कर दिया बुढ़ा से गला कर दिया कितने एक दिन में सकता मैं जल्दी गिर नहीं सकता मैं जेड़ा
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ